हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कृषि चैप्टर ज्योग्राफी का। ये चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर को हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे इस बार कि आपको ये फिर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको इस चैप्टर को फिर से उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिएगा और पक्का देखिएगा। इस चैप्टर सच्ची हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। नोट्स जैसे ही आएंगे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि नोट्स आ चुके हैं, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स भी ऐसे हैं कि सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी को डिटेल पढ़ के वो नोट्स बनाए गए हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि चैप्टर। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। मतलब जो कृषि है ना, उसकी दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत में ज़्यादातर लोग कृषि पे ही डिपेंड हैं। मतलब भारत में ज़्यादातर लोग, जैसे भारत में मान के चलिए 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 60 लोग तो कृषि पे ही डिपेंड हैं। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। जैसे मैंने अभी कहा कि इसकी भारत में बहुत सारे लोग कृषि पर डिपेंड है, तो देखिए इसकी 2/3 संख्या मतलब 2/3 जनसंख्या है वो कृषि पे ही डिपेंडेड है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। जैसे हमें पता है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और यह अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है। मतलब जो कृषि होती है ना, मतलब वो खाने की वस्तुएं उत्पादन करने में आती है। खाने की वस्तुएं उत्पादन करने में आती है। कुछ कच्चा माल जो हमारे ज़रूरत के लिए, मतलब जीवन को जीने के लिए उपयोगी होता है, उसे पैदा करने में, मतलब उसे उत्पादन करने में उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादन जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि, मतलब ये जितने भी और अन्य वस्तुएं हैं जो मतलब हमारी लाइफ के लिए डेली नीड्स में आ जाती हैं, उनका भी मतलब इससे उपयोग किया जाता है। अब इससे हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार कितने होते हैं। कृषि के प्रकार होते हैं, मुख्य प्रकार होते हैं 2। कृषि के मुख्य प्रकार होते हैं 2। जैसे कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। मतलब जो कृषि है ना, वो हमारे देश से बहुत पहले से ही आ रही है। मतलब हमारे पूर्वज भी कृषि करते आए हैं। पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। मतलब जो पिछले 1000 वर्ष है ना, उन मतलब जो बहुत पहले से खेती थी, जो कृषि थी, वो पुराने तरीके से करती आ रही थी। जैसे आपको पता है रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिवॉल्यूशन के साथ साथ हर चीज़ नई आई। इंसानों को अपनी नई नई चीज़ बनाई और अपनी मतलब जो वो काम करने को सरल बनाने के लिए नई नई चीज़ों का इन्वेंट हुआ। तो कृषि में भी यही सब हुआ, रीति रिवाज चेंज होते गए और कृषि करने के जो प्रकार थे वो बदलते गए। इसके 2 प्रकार हैं, जीवन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक कृषि। ये 2 प्रकार हैं, जीवन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं, इनके भी हम सब प्रकार पढ़ेंगे, मतलब इनके सब ग्रुप्स। और इनमें अनेक प्रकार की कृषि है, मैं आपको सब उसमें बता दूंगा डिटेल में। अभी तो बस थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। कृषि के मेन 2 प्रकार हैं, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक खेती। ठीक है, अब वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। जो वर्तमान समय है उसमें भारत में विभिन्न प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं कि कहीं पे रोपण कृषि होती है, कहीं पे वाणिज्यिक खेती होती है, कहीं पे जीवन निर्वाह खेती होती है। ऐसे ही सो मोर, तो हम चैप्टर में आगे से पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि कृषि के 2 प्रकार हैं, जीवन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन निर्वाह खेती का पहला प्रकार, प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। मतलब इससे, इस लाइन से ये पता चलता है कि ये कृषि मतलब बहुत पुराने समय से की जा रही है और ये भारत में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। मतलब ये लाइन ये कह रही है कि जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है वो भूमि के छोटे टुकड़ों पे की जाती है। मतलब जो भूमि का कोई छोटा टुकड़ा, ऐसे कोई 50 गज का हो गया, 100 गज का हो गया, इन टुकड़ों पे की जाती है
और इसमें आदिम कृषि औजार, इसका मतलब कि जो पुराने तरह के कृषि औजार होते हैं ना, जैसे लकड़ी का हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी तथा और इसमें जो श्रम होते हैं ना, जैसे जो काम करने वाले होते हैं वो परिवार के ही होते हैं, इसमें अलग से नहीं रखे जाते, क्योंकि छोटे से एरिया पे तो हमें करना है। तो परिवार में अगर 5 लोग हैं तो वो भी कर देंगे इसको, मतलब 10-20 दिनों में तो इसे कर ही देंगे। इस प्रकार की कृषि जो इस प्रकार की जो कृषि होती है ना, वो मानसून, मृदा, प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों पर उपयुक्त पर निर्भर रहती है। मतलब जो इस तरह की कृषि होती है उसके लिए हम कोई ये जो पुराने तरीके से की जाती है, तो इसमें नई तरीके की टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर का तो यूज़ ये लोग नहीं करते। तो इसमें ये मानसून पर डिपेंड रहते हैं, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, मतलब मृदा की जो प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स है उन पे डिपेंड रहते हैं, अपनी तरफ से कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते। और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर रहते हैं। जो फसल उगाने के लिए जैसे और पर्यावरण परिस्थितियाँ होती हैं उन पर निर्भर रहते हैं, अपनी तरफ से कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती, ये लाइन ये कह रही है। तो इसके बाद हम इसी टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे। यह कि अब इसमें यह कर्तन दोहा प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि है। मतलब ये तो आपने 9th में भी पढ़ा था कि स्लैश एंड बर्न कृषि क्या होती है, आगे भी पढ़ेंगे। किसान जमीन के टुकड़ों, अब देखिए स्लैश एंड बर्न कृषि क्या होती है। किसान जमीन के टुकड़ों साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। मतलब जैसे कोई किसान है, वो जाता है जंगल वगैरह में, उधर अपने एक ज़मीन के टुकड़े को साफ करता है और अपने परिवार के मतलब खाने पाने के लिए, बस अपने लिए, ये बेचने के लिए नहीं करता, अपने जीवन के लिए ही अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब जैसे अब उसने एक बार जैसे गेहूँ उगा लिया, मान लीजिए, ठीक है, उसने गेहूँ उगा लिया। जैसे ही उसने गेहूँ उगाया तो उसने मतलब 4 महीने में उसने गेहूँ उगाया, तो उसके बाद उस ज़मीन की उर्वरता होगी, जो फर्टिलाइज़र उस ज़मीन की कुछ मतलब फसल उगाने की क्षमता होगी वो हो जाएगी डिक्रीज, यानी कम हो जाएगी। तो वो उस ज़मीन को छोड़ के दूसरी ज़मीन के पास चले जाता है और फिर यही तकनीक फिर से दोबारा उगाता है, उसे साफ़ करता है, उधर सब्जी बोता है, खाता है, फिर दूसरी ज़मीन पे चले जाता है। ठीक है। और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा ढूंढता है, मतलब जैसे कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा ढूंढता है और उसे साफ करता है। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जो कृषि का यह प्रकार है के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जो कृषि के इस प्रकार से ना, किसान एक दूसरी जगह गया, पिछली वाली जो मृदा होगी जहाँ पे उसने पहले खेती कर चुकी होगी, उधर फिर से फर्टिलाइजर्स उग जाते हैं और जो मिट्टी की और शक्ति होती है ना, जो फसलों को अच्छा बोने की, वो और बढ़ जाती है। मतलब और शक्ति उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। कि इसमें किसान, मैंने जैसे अभी बताया, फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते, कोई तकनीक का उपयोग नहीं करते। तो इस प्रकार जो कृषि होती है उसमें जो जैसे गेहूँ है तो वो ऐसे निकलेगा 10 किलो 50 किलो, इससे ज़्यादा नहीं निकलता, क्योंकि ये बस अपने परिवार के पालन पोषण के लिए की जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार की कृषि को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न तरह के नामों से जाना जाता है। कृत्रिम दोहन प्रणाली को जैसे हम पढ़ेंगे, से आप पक्का याद कर लीजिएगा इस पैराग्राफ को। उत्तर पूर्वी राज्य आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मतलब जो आसाम है, मेघालय है, मिज़ोरम है और नागालैंड है, इसे झूम कहा जाता है। इस लाइन को लिख लीजिएगा, वैसे भी नोट्स दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ है। मणिपुर में पालुंग कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। ठीक है, तो इसे एक बार याद कर लीजिएगा, ये 1 नंबर के प्रश्न में आ जाता है। अब देखिए कि ये क्या है, इसे झूम कीर्तन दोहा प्रणाली, ये मतलब इसे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया है। इसमें से पिछली बार एक बोर्ड पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस देश में कीर्तन दहन प्रणाली को रे नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर था वियतनाम। ठीक है, ये मतलब एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इतना
इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर एक बार पढ़ के जाइएगा, कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक है, ये वाला लाइन। तो चलते हैं अब अगले पेज पे। इस चैप्टर में, इस पेज पे हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार ग्लेंस में रिवाइज कर लेते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है, कृषि के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इस पेज पे इसी कृषि, अब हम इस जीविका निर्वाह कृषि के अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो है गहन जीविका कृषि, ठीक है। अब ये गहन जीविका कृषि क्या होता है, पिछले पेज पे हमने क्या पढ़ा था, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और इस पेज पे हम पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब इस प्रकार की जो कृषि होती है वो इन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या तो है बहुत, पर भूमि है थोड़ी सी। तो इस प्रकार की कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये श्रम गहन खेती है, मतलब श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाइयों का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे ज़मीन तो थोड़ी सी है तो उन्हें उत्पादन ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उधर, तो ज़मीन थोड़ी सी है तो उत्पादन ज़्यादा चाहिए होगा। तो उधर वो ज़्यादा रसायनों का उपयोग करते हैं और सिंचाई का प्रयोग करते हैं, इससे उत्पादन भी उनका बहुत ज़्यादा हो, जिससे उनकी फसल ज़्यादा अच्छी आए। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। मतलब जो भूस्वामित्व होता है, मतलब जैसे आपके दादाजी हैं, उनके आपके पिताजी, उन पे आपके पिताजी आपके दादाजी के मान लीजिए इकलौते भाई हैं, तो उन पे मान लीजिए 10 गज ज़मीन, 10 बीघा ज़मीन है। अगर आपके 2 भाई हैं तो उन पे फिर कितनी हो गई, तो फिर उन पर कितनी होगी, 5 बीघा ज़मीन बट गई। तो मतलब इसमें ज़मीन का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा होता जाता है, आप समझ रहे होंगे ना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा होता जाता है ज़मीन का आकार। ये आपके पिताजी थे, इन पे 10 बीघा ज़मीन थी, आपको दी, आपके 2 भाई थे तो इनमें 5 बट गई, फिर आपके भी बच्चे हो गए, आपके 3 बच्चे हो गए, ऐसे। मतलब इसमें जो वो होती है ना, इसमें आकार छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है भूमि का आकार, जो मतलब कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, फिर वो बाद में कोई फ़ायदेमंद नहीं बचता। मतलब छोटी सी ज़मीन पे आप कितना उगा लोगे, 1 से 10 किलो जो आपके काम का ही आएगा, इसलिए कोई पैसे वैसे कमाने में बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होता, ठीक है, अलाभप्रद रह जाता है। अब किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव होता है। इस तरह की कृषि में ना, जैसे इस तरह की गहन जीविका कृषि में जो कृषि भूमि होती है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव होता है। मतलब आप मान लो आदमी सोएं और जो भूमि है वो बस 10 गज है, उसमें कितना आप बोलोगे। तो जो किसान पे वैकल्पिक रोजगार तो होता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी रोजगार चूज़ कर ले कि कृषि को छोड़ के कहीं और चले जाए, तो उसे मतलब उसी भूमि पे इतना वो जोर डालता है, इतने रसायन डालता है कि वो अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आ सके, कि जो 10 गज की भूमि से कितना ले सके। जैसे वो 50 किलो ले सके तो वो मैक्सिमम तो 50 किलो लेने की कोशिश करता है 10 गज की भूमि से। तो इसलिए कि जो कृषि भूमि है उस पर बहुत अधिक दबाव होता है, ये कहना चाह रही है। और जो किसान होते हैं अगर उनकी ये पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो स्थानांतर कर जाते हैं। जैसे उनके यहाँ पे कृषि है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं कोई और जॉब में, जैसे कोई क्लर्क बन गया, कोई कुछ मतलब कोई वॉचमैन बन गया, ऐसे। वाणिज्य की कृषि, अब हमने आपके यहाँ 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर मौज आ रही हो तो यार भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो अब पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि। ये कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। जो इस प्रकार की कृषि होती है ना, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आधुनिक निवेश, मतलब एकदम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अधिक पैदावार, जैसे HIV
बीजों का प्रयोग करते हैं अधिक पैदावार के लिए, रासायनिक मतलब बढ़िया बढ़िया फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिससे उच्च पैदावार आ जाए, मतलब अच्छी खासी फसल उग जाए। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। मतलब कृषि के जो वाणिज्यिकरण है ना, उनका इस विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है उनका स्तर। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। मुझे हरियाणा और पंजाब है, उधर हरियाणा और पंजाब में जो एक चावल है वो एक प्रॉफिटेबल फसल है। मतलब उधर के लोग इससे मतलब इसे बेच के वो खाते हैं पर पैसा कमाते हैं। पर उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। मतलब उड़ीसा में इसे बेच के पैसे नहीं कमाए जाते, मतलब वो उनके खान पान में की फसल है, तो ये इतना ही उगाया जाता है उधर कि उनका खान पान के लिए पूर्ति हो जाए। पर पंजाब में इसे बेचने के लिए उगाया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रोपड़ कृषि। अब रोपड़ कृषि भी एक वाणिज्यिक खेती का प्रकार है। मतलब जो रोपड़ कृषि है वो भी एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। मतलब जो ये इस प्रकार की खेती होती है ना, उसमें लंबे चौड़े मतलब 2-3 बीघे, 10 बीघे, 50 बीघों में एक ही तरह की फसल बोई जाती है। जैसे हमने गेहूँ बो दिए, चाय बो दी, कॉफ़ी बो दी, रबड़ बो दी, ऐसे एक ही फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतःपृष्ठ है। मतलब जो रोपड़ कृषि होती है ना, वो कंपनीज और कृषि के बीच, मतलब कंपनीज और एग्रीकल्चर के बीच एक इंटरफेरेंस है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। मतलब जो रोपड़ कृषि होती है वो उसका मतलब मुख्य उद्देश्य होता है मतलब प्रॉफिट, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य होता है सेल। वो अपने लिए नहीं की जाती, तो वो उसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। मतलब अधिकतम पूंजी मतलब ज़्यादा कैपिटल्स लगानी पड़ती है और श्रमिकों की सहायता से किया जाता है। मतलब उसमें अपने परिवार के लोग तो करेंगे नहीं। जैसे आप 50-100 बीघों में आप गेहूँ बो रहे हो तो आपके परिवार में 10-20 5 लोग हैं, मान लो 10-20 भी लोग हैं, तो 50-100 बीघे को थोड़ी कर पाएंगे। तो इसलिए वो अलग से किसान मंगाए जाते हैं, मतलब अलग से श्रमिक मंगाए जाते हैं। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ उद्योगों मतलब औद्योगिक प्रॉफिट के काम के लिए यूज़ होती है। तो ऐसे जितना भी सारा माल प्राप्त होता है, मान लो 50 टन गेहूँ निकले तो सारा उसके बिस्किट की कंपनी में जाएगा, ब्रेड की कंपनी में जाएगा इत्यादि। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसल है। मतलब भारत में जो सेल्स के लिए मतलब जो कंपनियों के लिए फसल होती हैं वो ज़्यादातर हैं कॉफ़ी, रबड़, चाय, गन्ना, केला इत्यादि। आसाम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसल में। आसाम आपको पता ही होगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। उधर रोपड़ मतलब चाय एक रोपड़ फसल है। मतलब उधर के लोग चाय उगाते हैं और कंपनियों में भेज देते हैं जो हमारे यहाँ आती है, जैसे फाहताज। कर्नाटक में कॉफ़ी, कर्नाटक का कुर्ग आपके एक इंग्लिश के चैप्टर में भी होगा, कुर्ग नाम से एक चैप्टर। कर्नाटक का कुर्ग कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। चूँकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होती है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं भी। अरे चूँकि रोपड़ कृषि उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचालन संधान संबंधित उद्योगों का बाजार महत्वपूर्ण योगदान। मतलब जो रोपड़ कृषि है वो सिर्फ बेचने के लिए होती है, तो इसके विकास में अगर रोपड़ कृषि का विकास का परिवहन और संचार संसाधन में संबंधित उद्योगों की और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मतलब जैसे रोपड़ कृषि मतलब बेचने के लिए होती है, तो परिवहन किस तरह उपयोग करते हैं कि अगर मान के चलिए कि 50 टन वो है तो आप उसमें बुग्गी पे थोड़ी रख के ले जाओगे, ट्रक आएंगे, ट्रकों पे रख के जाएगा। तो परिवहन इस तरह करता है और उसमें बाजार महत्वपूर्ण देते हैं। अगर जैसे 50 टन गेहूँ आया तो आप उसे किसी नॉर्मल मंडी में ले गए तो वहाँ पे लोग कितना खरीदेंगे, 10 किलो, 50 किलो। 50 टन के लिए तो बहुत भारी बड़ी मंडी चाहिए होगी ना, तो इसलिए ये उद्योग इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम शास्य प्रारूप। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक दिस वीडियो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शास्य प्रारूप। अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलातियों के संबंध में अध्ययन किया है। जैसे आपने पहले भी भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलात्य के संबंध में की अध्ययन किया है कि भारत में इतने तरह के फसल बोई जाती हैं,
यह देश में कृषि पद्धतियों और शास्त्र प्रारूप में प्रतिबंधित होते हैं। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसल अनेक प्रकार के खाद्यान्नों और रेशों वाली फसल, सब्जियां, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में अब देखिए क्या है, भारत में जो 3 शास्य ऋतुएं हैं जो हैं रबी, खरीफ और जायद। भारत में जो भारत में 3 शास्य ऋतुएं होती हैं। देखो आप पहले तुम ये कन्फ्यूज करोगे, शास्य का मतलब क्या होता है। शास्य का मतलब होता है क्रॉपिंग, ठीक है। शास्य का मतलब होता है क्रॉपिंग, और मेरे पे अभी स्टेंसिल नहीं है तो मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा। तो शास्य का मतलब होता है क्रॉपिंग और प्रारूप का मतलब होता है पैटर्न। तो इसका मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न। जो भारत में 3 क्रॉपिंग ऋतुएं होती हैं, मतलब क्रॉपिंग की जो क्रॉपिंग करने की समय होता है वो होते हैं 3, उन्हें हम 3 नामों से जानते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी, अब हम पढ़ेंगे रबी क्या होता है, खरीफ क्या होता है, जायद क्या होता है। रबी फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटी जाती हैं। मतलब जो रबी की फसलें होती हैं वो ठंडी के मौसम में बोई जाती हैं, इसलिए हम इन्हें ठंड की फसलें भी कहते हैं। और ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बो दी जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में मतलब अप्रैल से जून में काट ली जाती हैं। जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ रबी फसलें हैं। मुख्य रबी फसलें ये ना याद कर लेना। यद्यपि यह फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। कि मतलब जो ये फसलें हैं ये भारत के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं और उत्तर पश्चिमी राज्य, और उसमें जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य है ना वो इसके मुख्य जैसे वो उत्पादन राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना, याद कर लीजिएगा। गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। जैसे ये जितने भी राज्य दे रखे हैं महत्वपूर्ण राज्य हैं। रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों को अधिक उत्पादन में सहायक होती है। मतलब जो शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती है ना वो इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। मतलब अगर अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में कुछ एक, जैसे आपको पता होगा हरित क्रांति क्या हुई थी, मतलब आज़ादी के बाद HYV सीटों का प्रयोग हुआ था। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता, मतलब हरित क्रांति सक्सेसफुल हो गई थी। तो उसकी उपयुक्तता भी ना रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है कि रबी फसलों के उत्पादन में हरित क्रांति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अब खरीफ फसलें क्या होती हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जो खरीफ फसलें होती हैं ना वो देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जैसे मानसून के आगमन में तो बो देते हैं ना, सितंबर और अक्टूबर में काट लेते हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसल मतलब खरीफ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर क्या होता है, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कंक्रीट तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। मतलब चावल की खेती होती है वो इन सारे राज्यों में मुख्य रूप से की जाती है। बिहार तो देखो ये रहा, बिहार में तो की जाती होगी। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। मतलब जो कुछ वर्ष हैं उसमें चावल हरियाणा और पंजाब में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। आसाम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें, मतलब जो आसाम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ही लाइन महत्वपूर्ण है, इसमें धान की 3 फसलें बोई जाती हैं। मतलब एक साल में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं। इनके नाम है ओस, अमन और बोरो। ये एक बार याद कर लेना, नोट्स में भी लिख रहा होगा। रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जानी फसलें को जायद कहते हैं। मतलब जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच जो टाइम बच जाता है गर्मियों का, उसमें जायद फसलें बोई जाती हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की खेती की जाती है। तरबूज, खरबूजे तो गर्मियों में ही आते हैं ना, तो
जायद की फसलों में ही आते हैं। गन्ने की फसल भी जायद में ही आती है। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष ले लेती है। जो गन्ने की फसल होती है वो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष ले लेती है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका अब कल आएगा। पार्ट 2 कल आएगा, तो इसे भी देख लीजिएगा। एकदम एनसीईआरटी से पढ़ रहेगा। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया हो तो भी कर देना, और इसे वीडियो को एक और बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। नोट्स दे दूँगा, नोट्स से एकदम अच्छे से तैयारी कर लेना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।